हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य में श्वसन क्रिया का अध्ययन किया था। अभी क्या है कि इस वीडियो में हम जैव प्रकरण का अगला प्रकरण लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, जिसको वाहन या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन अंग्रेजी में कहते हैं। हम जानते हैं कि जब हम पोषण की बात किए तो भी जब लास्ट में पोषक तत्व आंत में पहुंचे तो अच्छी वाहिनियों के द्वारा, रुधिर वाहिनियों के द्वारा ही यकृत में पोषक तत्व पहुंचाएंगे। जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें भी फेफड़े से ऑक्सीजन को रुधिर के साथ ही कोशिकाओं तक पहुंचना होता है। तो ये पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन के परिवहन का या उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों के परिवहन का जो अध्ययन है वह हम इस प्रकरण में करेंगे। परिवहन में जैसे छोटे निम्न अकशेरुकी हैं, जैसे स्पंज है, सीलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी हैं, हाइड्रा वगैरह है, इसमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जल परिवहन तंत्र। इसके बाद में केंचुआ है, कशेरुकी प्राणी है, इनमें रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। रुधिर परिवहन तंत्र। और कशेरुकी प्राणियों में रुधिर के अतिरिक्त एक तरल लसिका होता है, उसके लिए भी कुछ अंग उत्तरदायी होते हैं, इसलिए लसिका परिवहन तंत्र भी होता है। ये तीन तंत्र के माध्यम से जीवों में परिवहन होता है, पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का, उत्सर्जी पदार्थों का। इसके अगर हम रुधिर परिवहन तंत्र की बात करें, रुधिर परिवहन तंत्र, तो रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो खुला रुधिर परिसंचरण या खुला परिवहन हम कह सकते हैं, खुला परिवहन। इसमें आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जो जीव हैं, इसमें रुधिर मुख्य वाहिनी से आकर के देहगुहा में भर जाती है और देहगुहा से ही जो है वह पोषक तत्वों को, देहगुहा में भरे हुए रुधिर से ही कोशिकाएं पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं। इस तरह से खुला परिवहन तंत्र होता है। दूसरा बंद परिवहन, बंद परिवहन तंत्र। इसमें रुधिर के परिवहन के लिए कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ वाहिनियां होती हैं और वो विशेष वाहिनियों में ही रुधिर का परिसंचरण होता है, तो इसलिए इसको बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। इसमें धमनी है, केशिकाएं हैं, शिराएं हैं, तो ये बंद परिवहन तंत्र में आता है। इसमें चूंकि रुधिर परिवहन तंत्र की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग रुधिर के बारे में जान लें। पिछली कक्षा में कुछ आप लोगों ने रुधिर के बारे में जाना होगा। रुधिर, अंग्रेजी में इसको ब्लड कहते हैं। ये एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है जो कि विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं रुधिर में। एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा है रुधिर कणिकाएं।
प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। ये रुधिर का तरल अवयव है प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% होता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है और जो 10% है इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक। इसी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, इसी में एंटीजन, एंटीबॉडी और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज, जब रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक एक रुधिर कणिकाओं की हम चर्चा करेंगे कि रुधिर कणिकाएं जो हैं वह उनका क्या कार्य है। और रुधिर कणिकाएं, सबसे पहले हम कहें लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स या आरबीसीज कहते हैं। इसका एक नाम और है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब रुधिर का, मनुष्य के रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन 2 चीजों से बनता है। एक तो हीम जो कि लौह अवयव है, लौह पदार्थ है, और दूसरा ग्लोबिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन जब हीम लौह के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन में जो हीम है, लौह, इसका रंग लाल होने के कारण ही हीमोग्लोबिन लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, इसलिए आरबीसी लाल होती है। और आरबीसी के उपस्थित होने के कारण ही मनुष्य के रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी में जो ये हीमोग्लोबिन है, ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये एक नया यौगिक, अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी यौगिक जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कम सांद्रता वाली, ऑक्सीजन की कम सांद्रता वाली कोशिकाओं में पहुंचता है, ऑक्सीजन की कम सांद्रता में वाली कोशिकाओं में पहुंचता है तो ये टूट जाता है पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। इस तरह से ऑक्सीजन उन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। यहां आरबीसी के बारे में जान लें, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती हैं। और पुरुषों में इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और रुधिर में, और महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में पाई जाती है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन
का जीवन काल होता है, ये 120 दिन बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि नए नए आरबीसी बनते रहते हैं और बहुत अधिक संख्या में आरबीसी बनते हैं। इसके बाद में हम जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं। या उसको हम व्हाइट ब्लड कार्पेस्यूल्स या WBC कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिराण या व्हाइट ब्लड कार्पेस्यूल्स या WBC। इसका एक नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वह ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, यानी कणिकामय ग्रैन्युलोसाइट्स, और कुछ ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वह अग्रैन्युलोसाइट्स, तो दूसरे प्रकार के अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स यह 3 प्रकार के होते हैं, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ये लगभग 70 से 300 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में उपस्थित होते हैं। इनका काम इम्यूनिटी का है, प्रतिरक्षण का इनका काम होता है। दूसरे जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स ये संख्या में करीब 35 से 150 प्रति घन मिलीमीटर होते हैं, और इनका जो विशेष कार्य है ये मास्ट कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मास्ट कोशिकाओं का। तीसरे प्रकार के होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनकी संख्या 4000 से 5000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, और ये माइक्रोफेजेस होते हैं। ये फाइगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ये हानिकारक जीवाणु और हानिकारक पोषक तत्वों को ये उनका भक्षण करते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स जो कणिका रहित होते हैं, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स ये लगभग 1500 से 2500 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में होते हैं, और इनका काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडीज बनाते हैं। दूसरे हैं मोनोसाइट्स, ये रुधिर में लगभग 200 से 700 प्रति घन मिलीमीटर होते हैं, और ये जो है माइक्रोफेजेस का काम करते हैं। ये भी माइक्रोफेजेस, ये भी हानिकारक जीवाणुओं को के भक्षण का काम करते हैं। तीसरे प्रकार की जो कणिका होती है रुधिर में, जिसको हम रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, वह तीसरे प्रकार की कणिका होती है। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर में उपस्थित होता है, और जब भी कहीं रुधिर वाहिनियों के द्वारा रुधिर का रिसाव होता है तो ये फाइब्रिनोजिन का जाल बनाते हैं, रुधिर
प्लेट्स, और फाइब्रिनोजेन का जाल बना करके ये रुधिर को का स्कंदन करते हैं। ये इनका काम है। थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहते हैं। ये लगभग 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में पाए जाते हैं और रुधिर के स्कंदन का इनका प्रमुख कार्य है। रुधिर के संगठन को, रुधिर के अवयव को जानने के पश्चात अब हमने ये भी देखा होगा कि सभी मनुष्य में एक ही प्रकार का रुधिर नहीं होता। कहते हैं कि हमारा रुधिर वर्ग ए है, कोई कहता है बी है, कोई कहता है ए बी है। तो आइए रुधिर वर्ग या समूह या ब्लड ग्रुप अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की जाए। रुधिर वर्गों की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ये देखा कि रुधिर के प्लाज्मा के जो सीरम है उसमें 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये एंटीजन है, ये एंटीजन ए और बी 2 प्रकार के हैं। किसी मनुष्य के रुधिर में केवल ए एंटीजन पाया जाता है, किसी में बी एंटीजन पाया जाता है और किसी में ए बी दोनों एंटीजन उपस्थित होता है और किसी में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में, 4 समूहों में बांट दिया गया। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। इसमें एक चीज ये भी देखा गया कि जो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ये एंटीजन ए के साथ बी एंटीबॉडी उपस्थित है और बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी उपस्थित है, और जिसमें कोई दोनों एंटीजन उपस्थित है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जिसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है। तो यहां स्मॉल लेटर से यह एंटीबॉडी को इंगित किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हमने बताया कि किसी भी रुधिर वर्ग में 2 चीजें होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जो दाता होता है, जो प्रापक होता है, यानी कि रिसिपेंट यानी कि रुधिर को पाने वाला, उसका एंटीजन सक्रिय होता है, और जो दाता होता है उसका एंटीबॉडी सक्रिय होती है। और अगर समान एंटीजन समान एंटीबॉडी से अगर समान एंटीबॉडी से मिलता है सक्रिय अवस्था में, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। इसलिए ए वर्ग का रुधिर जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है, बी वर्ग को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका देने वाले का एंटीबॉडी सक्रिय है और लेने वाले का एंटीजन सक्रिय है, और दोनों समान है, और समान होंगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान देते हुए हम ये देखते हैं कि किस वर्ग का रुधिर किसको दिया जाएगा और किस वर्ग का रुधिर किसको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए ये जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी और रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ, ये 4 रुधिर वर्ग हैं जो प्रापक हैं, पाने वाले प्रापक, ये प्रापक है।
और ये चार रुधिर वर्ग देने वाले हैं, एक साथ हम समझ रहे हैं। ये दाता है, देने वाले। तो रुधिर वर्ग ए को दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि इसकी एंटीबॉडी सक्रिय है और इसका एंटीजन सक्रिय है और समान नहीं है, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। बी को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एंटीबॉडी देने वाले का और पाने वाले का एंटीजन समान है, इसलिए नहीं दिया जाएगा। ए बी को भी जो है दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। यहां पर ये थोड़ा सा एंटीजन, दाता का एंटीजन सक्रिय होता है और प्रापक का एंटीबॉडी, ये थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा, एंटीजन दाता का सक्रिय होता है और प्रापक का एंटीबॉडी सक्रिय होती है। तो इसमें कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए ये एक वर्ग का रुधिर ले सकता है। कोई भी एंटीजन अगर आएगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से ओ जो है, ओ रुधिर वर्ग जो है, इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित हैं, जो कि प्रापक की एंटीबॉडी सक्रिय होने के कारण ये कोई एंटीजन नहीं ले सकता है, इसलिए इसको रुधिर नहीं दिया जा सकता है। दूसरा जो बी ग्रुप है, इसमें एक ए को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यहां पर बी एंटीबॉडी उपस्थित है, यहां बी एंटीजन उपस्थित है और इसको नहीं दिया जा सकता है। इनको दिया जा सकता है। ए बी में चूंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इनको दिया जा सकता है। ओ में दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है, इसलिए इनको नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार से ए बी में दोनों एंटीजन, दाता का एंटीजन सक्रिय है, ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा उल्टा हो गया था। दोनों एंटीजन उपस्थित है और इसमें एक एंटीबॉडी है, इसलिए इनको नहीं दिया जा सकता है। इसमें भी एक एंटीबॉडी है, इनको भी नहीं दिया सकता है। ए बी को दिया सकता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है, और इनको नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दोनों एंटीजन यहां है और यहां दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है। ओ ग्रुप में इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो किसी ग्रुप को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये सबको दिया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ए बी वर्ग है, ए बी वर्ग ये सबसे ब्लड प्राप्त कर सकता है, तो यूनिवर्सल रिसिपेंट या सर्वग्राही। इसी प्रकार से ओ वर्ग रुधिर, ओ वर्ग जो है ये सबको दे सकता है, इसलिए सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ है। या थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा उल्टा एक बार बोल चुके हैं। यहां सक्रिय एंटीजन जो होता है वो दाता का होता है और सक्रिय एंटीबॉडी वो प्रापक की होती है। तो ये इस तरह से रुधिर वर्गों में जो है रुधिर दिया जा सकता है। अब आइए रुधिर के थोड़ा सा कार्य के बारे में बात करें कि रुधिर का काम क्या है। रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। रुधिर विषैले पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों का भी वहन परिवहन करके वृक्क तक ले जाता है। और रुधिर के द्वारा अंतः स्रावी ग्रंथियां, जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, उनसे स्रावित हार्मोन्स भी जो है रुधिर के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, विभिन्न ग्लैंड्स, ग्रंथियों तक। इसके बाद जो है एंजाइम्स भी रुधिर में परिवहन एंजाइम्स का भी होता है। और सबसे प्रमुख कार्य है रुधिर जो है वह ताप का नियमन करता है। तो इस तरह से ये रुधिर है। अब मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण, ये रुधिर का परिवहन का हम अगले वीडियो में उसको लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।